वन ऑफ द सर्वेज के हिसाब से जो डेटा है, आई थिंक 87 to 90% जो रियल्टर्स हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते। इतना ज़्यादा इसमें फेलियर रेट क्यों है? पहले तो ये नॉलेज पब्लिक होने के बावजूद भी क्यों लोग इसमें अपना पैसा और टाइम डाल रहे हैं? उतनी नॉलेज इस चीज़ की नहीं है कि देर आर 80,000 रियल्टर्स एंड मोस्ट ऑफ देम क्विट इन 1 year ऑफ देयर जर्नी। ये आपको लग रहा है बट नहीं पता लोगों को। जिस दिन ये पता चल गया उस दिन लोग लाइसेंस नहीं लेंगे। ये रियल एस्टेट इज़ नॉट एन पैसिव इन्वेस्टमेंट, ये बहुत एक्टिव है। अगर कोई टेनेंट का कुछ नलका भी खराब है तो आपको फिक्स करने जाना है, कभी टेनेंट खाली नहीं कर रहा। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज नेगेटिव कैश फ्लो में चली गई। सो सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, ड्रॉप होगा, सब कुछ ड्रॉप होगा। एंड टेनेंट्स ऑफ कोर्स ओंटारियो में थोड़ा चैलेंज है, तो वो भी एक रियल्टर आपको गाइड कर सकता है कि क्या आपके पास फिल्टर होके टेनेंट्स आए। डिफिकल्ट क्लाइंट्स जो होते हैं उनसे आप कैसे डील करते कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं उनको कुछ भी नहीं पता रियल एस्टेट का। So first of all, thank you, Harmeet. Thank you for giving us the time and also for lending your studio to record this. Thanks for your time. Obviously you need no introduction here. तो हम डायरेक्टली विल डेल्व इनटू स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपका जो रियल्टर का जो करियर है उस पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव कि ऑलरेडी आपके पास एक जॉब थी, उसके अलावा यू हैड योर कंटेंट क्रिएशन, सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू गेट इनटू दिस? मोटिवेशन अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा नहीं था तो गलत बात होगी, बट वो टॉप प्रायोरिटी थी फॉर श्योर। बिकॉज जॉब से आप एक लिमिट तक इनकम अपनी इंक्रीज कर सकते हो। कनाडा में आप बहुत कम लोग हैं जो 200,000 तक अपनी सैलरी पहुंचा पाते हैं, राइट? बहुत बहुत कम परसेंटेज है। और जब जैसी आपकी 200,000 से ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट 50% टैक्स डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। राइट। सो अगर आपको उससे ज़्यादा इनकम अपनी अर्न करनी है पर मंथ तो आपको बिजनेस अपने आना ही पड़ेगा। सो मेरा इंटरेस्ट दो ही चीज़ों में था, इमिग्रेशन एंड रियल स्टेट, जिसमें मेरे को नॉलेज भी थी और पैशन भी था। बिजनेस या फिर जॉब आप वही लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नहीं तो वो फिर आपको बोरिंग लगती है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर। सो जब आपको लगता है कि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो और सेम रोल में आप हाई अचीवर हो, एवरीथिंग गेट स्मूथ, राइट, मोनोटनस सा हो जाता है। ऑल्दो इफ योर सैलरी इज इवन गुड, एक साल तक आपको अच्छा लगेगा कि सैलरी बहुत अच्छी है, फिर आपको लगेगा यार मैं जॉब चेंज कर लूँ। दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको जो काम करना पसंद है उसमें ही आपका मन लगेगा। और उसके साथ साथ अगर आप हाई अर्न भी कर सकते हो तो एक वो भी रीज़न है। बट अब लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हो, लोगों की हेल्प नहीं करना है। सो वो भी एक रीज़न है। बिकॉज अगर मुझे अपने बिजनेस में अर्न करना है, वो आपके आगे क्वेश्चन होगा कि इतने सारे रियल्टर हैं, मैं कैसे पैसे बना लूँगा? ऑलरेडी 70,000 रियल्टर्स हैं। सो अगर मेरे को पैसा कमाना है, मुझे अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, तभी मेरे रेगुलर क्लाइंट्स भी बनेंगे एंड पीपल विल रिलाई ऑन मी इंस्टेड ऑफ अदर 70,000 रियल्टर्स। सो इसलिए जैसे बोलते हैं ना, 3 इडियट्स में बोलते हैं कि आप सीखो, सक्सेस झक मार के आएगी। सो रियल स्टेट में आप सबकी हेल्प करो, पैसा झक मार के पीछे आएगा। अगर आप नहीं अच्छी सर्विस दे रहे तो आप सक्सेसफुल ही नहीं होगे। तो इसका प्रोसेस क्या था? मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट कि अब आपने सोचा कि मेरे को रियल्टर बनना है, तो व्हाट इज़ फ्रॉम द डे यू स्टार्ट, वहाँ से लेके रियल्टर बनने तक का जो जर्नी है, उसमें जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में आप थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हैं? ओके, सो मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने सोचा बहुत पहले था, जब हमने अपने मिल्टन वाले घर के वीडियोस बनाने शुरू करते, जब उसमें इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे एंड पीपल आर आस्किंग अस क्वेश्चंस। आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, आपको भी हेल्प हुई होगी। बट पीपल आर आस्किंग फॉर कंसल्टेशन, या फिर मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ घर खरीदने में। आई वॉज नॉट अ लाइसेंस रियल्टर दैट टाइम। सो मैंने पार्टनर अप किया कुछ रियल्टर के साथ, उनको अच्छी सर्विस उनसे नहीं मिली, तो फिर वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हुई और मैं उनकी डायरेक्टली विदाउट लाइसेंस हेल्प नहीं कर सकता था। सो वहाँ से मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस, पार्ट टाइम कर लेंगे। उस टाइम नहीं उतना आइडिया था कि कैसे लाइसेंसिंग होती है। फिर एक्सप्लोर करना शुरू करा, फिर पता चला कि जब आप कोर्स को रजिस्टर करते हो अपने हम्बर कॉलेज से, 2 years में आपको फिनिश करना होता है, अदरवाइज दोबारा एनरोल करने होते हैं। 5 टोटल एग्जाम्स होते हैं। सो एनरोल मैंने कर लिया, बट पढ़ाई नहीं करी। 2 साल पढ़ाई ही नहीं करी उसके बारे में, वो एक्सपायर भी होने वाला था। अच्छा। सो एक्सपायर ऑलमोस्ट हो गया था। सो मैंने सोचा कि यार अब फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हुए जिनकी वजह से डिले हुआ, और कुछ रीजंस थे, फिर बेबी हुआ उसकी वजह से भी डिले हो गया, फिर हम घर भी शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट लास्ट ईयर फॉर्चुनेटली मनप्रीत की मदर यहाँ पे थी और बेबी को वो संभाल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि
तेरा मैं ये कोर्स फिनिश करा के जाऊँगी, मैं बेबी को संभाल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं चलेगी फिर तुमसे कुछ नहीं होगा, जो कि ट्रू है। हम कुछ नहीं कर पाते अभी, ज़्यादा कोई काम नहीं कर पाते बेबी के साथ। सो उनके होते होते मैंने सारे एग्ज़ाम्स 5 एग्ज़ाम्स क्लियर किए अंडर 6 मंथ्स। ओके, सो दैट इज़ वेरी क्विक। वो भी इसलिए डिले हुआ बिकॉज 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं जिनको डेट मिलना मुश्किल होती है, सिमुलेशन। तो उनको सिमुलेशंस या तो उनमें 1 महीना लग गया मुझे, अदरवाइज मेरा कोर्स 4 मंथ्स में ख़त्म हो जाता। सो 5 एग्जाम्स होते हैं, अराउंड $5,000 के आसपास तो आपका टोटल एक्सपेंसेस आते हैं उसके अंदर। सो ये पूरा उसका प्रोसेस है। मेरा थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि मैं नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ, मेरे पास जो गाइडेंस के लिए अभी आते हैं जो स्टडी कर रहे हैं रियल एस्टेट के, जो मैंने मेरे लिए वर्क किया है, मैंने हम्बर की स्लाइड्स और PDF बुक्स कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, राइट। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, और बहुत लोग करते हैं, लाइक 10-20% मैंने लोग देखे हैं जो हम्बर की जो बुक आती हैं वो पढ़ते ही नहीं है। ओके, सो देर आर अदर वेबसाइट्स जिनमें एक समराइज वे में नोट्स होते हैं या फिर क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सिर्फ वो करे थे। ये एक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिक दैट विच वर्क फॉर मी, बिकॉज मैं पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं मैं बुक्स पढ़ के सारा रट्टा मार के मैं ऐसे करूँगा। सो वो एक सबसे बेनिफिशियल था मेरे लिए। दूसरा जो मेरे लिए वर्क किया, मैं एग्ज़ाम पहले बुक कर लेता था। ओके, मुझे पता है कि अगर मेरा 10th जुलाई को एग्ज़ाम है, मेरे को एक हफ्ते में प्रिपरेशन करनी ही करनी है, राइट। सो अगर मुझे पता है एक हफ्ते में एग्ज़ाम है, मैं एक दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर दूंगा, 2 दिन कर लूँगा, 5 दिन मैं ऐसे पढ़ता था, करना ही है। मतलब मैं बाहर नहीं निकलता था रूम के, कि मेरे को क्लियर करना है। बिकॉज अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको फिर से पे करनी पड़ेगी फीस, $400-500, वो भी है, फिर डिले भी हो रहा है, फिर आप डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, यार फेल हो गया। सो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत वर्क करी, इसलिए मैंने क्विकली एग्ज़ाम क्लियर किए, और पासिंग मार्क्स ही 75 होते हैं, तो मेरे अगर 80-90 आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, मैं बॉर्डर लाइन पास हो रहा हूँ। बट इट वर्क फॉर मी। मेक सेंस। तो ये हो गया आपका कॉस्ट और टाइमलाइन रियल्टर बनने का। बट देन उसके अलावा ब्रोकरेज एंड ऑल कौन से ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो आपको हर साल बेयर करने हैं, चाहे आपकी उसमें अर्निंग हो या ना हो एज ए रियल्टर? सो ब्रोकरेज फीस तो है ही, सबसे बड़ी वो फीस होती है। अगर किसी का 80-20 स्प्लिट है, सो लेट्स से अगर आप किसी डील में $1,000 अगर कमा रहे हो, 20% तो ऑटोमेटिकली ब्रोकरेज फीस चली जाती है। अगर आप ऐसी कोई ब्रोकरेज ज्वाइन करो जिसमें 80-20 स्प्लिट है, Okay. कई ब्रोकरेज न्यू ज्वाइनीज को 60-40 भी देती है, कई ब्रोकरेजेस 100% भी देती हैं, बट उनकी फिर ट्रांजेक्शन फीस होती है। सो इट्स वेरीज लाइक डिफरेंट ब्रोकरेजेस है। जो भी अगर कोई न्यू रियल्टर ज्वाइन करना चाहता है, डिफरेंट ब्रोकरेजेस को इंटरव्यू करो, Okay. एंड जो रियल्टर्स हैं आपके फ्रेंड्स फैमिली में, उनसे भी पूछो कि कौन सी ब्रोकरेज बेटर है। बिकॉज कईयों के लिए कोई जो ब्रांडेड ब्रोकरेज है वो वर्कआउट कर जाती है, कईयों के लिए कोई छोटी ब्रोकरेज है वो वर्कआउट कर जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू आर गेटिंग एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। अगर आपने ब्रोकरेज फीस नहीं देनी तो आप 100% वाली ब्रोकरेज भी ज्वाइन कर सकते हो। सो एक फीस ब्रोकरेज फीस हो गई, फिर इंश्योरेंस होती है पर ईयर, वो लेनी है अपने, लाइबिलिटी इंश्योरेंस होती है। उसके अलावा अगर आपने 100% वाली ब्रोकरेज ज्वाइन करी है, फिर टूल्स की आपकी होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है। सो अराउंड अगर मैं बेसिक लेवल कॉस्टिंग बताऊं, एक रियल्टर को लाइसेंस मेंटेन करने के साल में $5,000 तो जाते ही जाते हैं। आप अगर इनकम जनरेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेटली एवरेज $5,000 पर ईयर आपके जाने ही जाने हैं। गॉट इट। तो जो डिफरेंट ब्रोकरेज हैं जिनमें कि स्प्लिट किसी का 60-40 है, किसी का 80-20 है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट टू समबडी जिसका अभी कोई नेटवर्क नहीं है, जिसको भी लोग पहचानते नहीं है, लेकिन योर केस थिंग्स आर डिफरेंट, राइट? आप अपने बलबूते पे सेल्स कर सकते हो, यू कैन गेट क्लाइंट्स, बट समबडी हु इज़ न्यू और समबडी हु इज़ थिंकिंग कि मैं अभी रियल्टर बनता हूँ एंड दे हैव लाइक नो नेटवर्क, थोड़े इंट्रोवर्ट भी हैं, Yeah. तो इफ़ दे हैपन टू जॉइन अ ब्रोकरेज जिसमें ब्रोकरेज का स्प्लिट ज़्यादा है, तो क्या उनको लीड जनरेशन या उनकी हेल्प होती है किसी तरीके से? कुछ ब्रोकरेजेस ऐसी हैं जिनका स्प्लिट बहुत ज़्यादा होता है, बट दे प्रोवाइड यू लीड्स। कुछ ब्रोकरेज ऐसी होती हैं जिनका स्प्लिट ठीक होता है, लेट्स से 80-20 भी होता है, बट वो आपको लीड्स प्रोवाइड करती हैं, बट उन लीड्स पे वो 50-50 लेती हैं। ओके, सो वैसे आपका 80-20, अगर आप खुद से लीड जनरेट कर रहे हो, यू कीप 80%, बट इफ दे आर गिविंग यू लीड, उसको आप क्लोज कर रहे हो, तो दे विल टेक 50% ऑफ दैट। ऐसी भी ब्रोकरेजेस होती हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बिगिनिंग में मैं ऐसा स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को लीड्स अपने आप आती रहे, थोड़ा बहुत मैं इनकम जनरेट करता जाऊँ, तो ऐसी भी ब्रोकरेजेस हैं जो लीड प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज आप बाहर से भी बाय कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं लीड्स। ओके, अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे हो, आप कितने सारे रियल्टर्स को देखते हो, रील्स जनरेट करके, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट करते हैं।
सो वो भी कर सकते हो. अगर आप नहीं हो एक्सट्रोवर्ट, सोशल मीडिया पे कंफर्टेबल नहीं हो, देन यू कैन डू फेसबुक एड्स एज वेल. सो वो भी बहुत लोग करते हैं. ओके. सो अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कि मार्केटिंग का जो स्पेंड है मोस्टली मतलब आपने देखा है जो ट्रेडिशनली होता है कि होर्डिंग्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे दिस रियल्टर गेट्स इट सोल्ड उसमें, तो वुड यू गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या विचार है कि दैट इज़ अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर लाइक स्पेंडिंग योर मनी एंड टाइम ऑन सोशल मीडिया इन टूडेज टाइम, स्पेशली जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, इज़ दैट अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? It all depends on what kind of clients you want to attract, ओके. right? थोड़े से मैं बोलूँगा ओल्ड एज जो लोग हैं फेसबुक पे हैं अभी, ओके. पैसा किनके पास है, उनके पास ही है. सो अगर कोई फेसबुक ऐड चला रहा है और लग्जरी लिस्टिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, मस्कोका में कोई कॉटेज, कोई न्यू प्रॉपर्टी निकल रही है, दे विल फाइंड बायर्स फ्रॉम दैट, गॉट इट. राइट? अगर आपको ब्रांडिंग बनानी है, सो फिर वो होर्डिंग्स वगैरह वो काम आती हैं. आई डोंट थिंक लीड जनरेशन में कितना हेल्प होगा, बिकॉज एक बस स्टैंड पे किसी का पोस्टर लगा हुआ है तो आई डोंट थिंक कोई उसको देख के कॉल करेगा. क्योंकि अगर कोई उसी बंदे का रील्स देख रहा है, टिकटॉक, यूट्यूब वीडियो देख रहा है, देन थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है कि इस बंदे को नॉलेज है, कनेक्ट कर पाते हैं. नॉलेज मे भी दो बंदों को सेम होगी, लेकिन लेट्स से एक बंदा कोई पंजाब से, एक बंदा दिल्ली से, और पंजाब वाला पंजाब के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा और उसकी लैंग्वेज में बोल रहा है, लिंगो यूज़ कर रहा है, और दिल्ली वाला दिल्ली वाले से कनेक्ट कर पाएगा. वो भी एक चीज़ होती है. सो वो सोशल मीडिया में हेल्प होती है उससे भी. या एंड आई थिंक एक अप्रोचेबिलिटी का भी डिफरेंस आता है कि अगर आप किसी को देख रहे हो रील्स पे या किसी पे, तो यू आर सेइंग लाइक अ ह्यूमन साइड ऑफ द पर्सन यस. कि अच्छा ये हमारे जैसे ही बंदा है यार, हमारी जैसी बात करता है, Yes. तो वी कैन टॉक टू हिम. लेकिन अगर आप किसी की होर्डिंग देख रहे हो तो आई थिंक कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, होर्डिंग देख के मुझे लगता था यार ये अनअप्रोचेबल होगा, इनके पास कितने क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि अगर ये मार्केटिंग पे इतना स्पेंड कर रहे हैं तो क्या ही मेरे को टाइम दे पाएंगे. तो आई थिंक एक वो डिफरेंस भी आता है, स्पेशली जो अभी वो जनरेशन है जिनके पास थोड़ा पैसा है और दे आर जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम होम बायर्स कनाडा में, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट टू थ्रो अ लिटिल बिट लाइट अपॉन के हाउ डू रियल्टर्स एक्चुअली मेक मनी इन कनाडा में. जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहाँ पर ये भी वहम है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको लगता है हम रियल्टर करेंगे तो हमें फीस देनी पड़ेगी. तो एक बहुत सारे ऐसे मैंने फ्रेंड्स को अपने क्लियर किया कि नहीं भाई, एज अ बायर आपको कुछ नहीं देना है, राइट. एक रियल्टर करो, एक अच्छा रियल्टर करो, क्योंकि आपको यहाँ की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता, Yeah. कोई लीकेज है, कुछ है, यू विल नॉट नो, एंड आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लोगे जिसमें आपके पैसे फंस जाएंगे. तो उस पर्सपेक्टिव से एक तो ये क्लियर मैं करना चाहता हूँ इससे कि बायर को कोई पैसे नहीं देने होते, चाहे आप लीज करो चाहे कुछ भी करो. तो हाउ डू रियल्टर्स देन मेक मनी एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको रियल्टर क्यों करना चाहिए? बायर को तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, हाँ. राइट? बायर डायरेक्टली भी ले सकते हैं. लेट्स से आप अपनी प्रॉपर्टी फॉर सेल बाय ओनर पे लिस्ट कर देते हो, आपने कोई रियल्टर नहीं करा और बायर आपसे डायरेक्टली ले रहा है, बीच में कोई रियल्टर नहीं है. सो नेगोशिएशन प्लस प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एंड ऑल दैट आपके बिहाफ पे कोई करने वाला नहीं होगा, राइट? वो कहते हैं ना शादी में बिचौला डालते हैं. सो बिचौला सारी बातें कर लेता है जो शायद डायरेक्टली नहीं कर पाए. वो वाला यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट होता है. बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, आप थोड़ा सा रिस्क लेने के रेडी हो, और आपको सेलर बोल रहा है कि जो मेरे 5% रियल्टर को जाने हैं, बिकॉज जो सेलर है वो ऑलमोस्ट 5% उसकी कमीशन जाती है, बिकॉज 2.5% बायर के एजेंट को जाती है और लिस्टिंग एजेंट को जाती है 2.5%. लेट्स से अगर 8 लाख का घर है, 40,000 अगर वो कह रहा है कि बायर को मैं तेरे को ये डिस्काउंट दे दूंगा, एंड वो ऐसे ल्यूर करके अगर 40,000 सस्ता घर ले भी लेता है, लेट्स से बायर, अगर किस्मत अच्छी रही तो बहुत अच्छी डील मिल गई, 40,000 का डिस्काउंट मिल गया. अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो हर साल 20,000 का खर्चा हो रहा है, 30,000 का खर्चा हो रहा है. तो वो प्रॉब्लम और हैसल और वो स्ट्रेस अगर नहीं लेना, बिकॉज प्रॉपर्टी एक ऑन एन एवरेज बंदा रखता है 5 ईयर्स, कनाडा में एवरेज 5 ईयर्स रखता है. सो 5 ईयर्स में अगर आप उसको 6 महीने 7 महीने रिपेयर ही कराई जा रहे हो तो आप इंजॉय नहीं कर रहे हो उस घर को. सो या बायर को कॉस्ट नहीं लगती है, अगर आप रियल्टर भी हायर करते हो नहीं लगती है, अगर आप डायरेक्टली सेलर से भी ले रहे हो तब भी आपको कॉस्ट नहीं लगती है, लीगल फीस लगती है बहुत मिनिमम, एंड आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट उसके रिस्क हैं. लिस्टिंग जो सेलर है उसको दोनों तरफ कमीशन देनी पड़ती है, बायर एजेंट को भी और लिस्टिंग एजेंट को भी. गॉट इट. तो अगर बेसिकली किसी को नहीं पता ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो थ्रू अ रियल्टर. या अगर बिकॉज
बहुत सारे रोल्स होते हैं रियल्टर के. आपके लिए प्रॉपर्टी फाइंड करना आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपके भी हाफ में नेगोशिएट करना, मेक श्योर करना कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, मेक श्योर करना कि इसमें इवेंचुअली कोई ऐसा बड़ा खर्चा तो नहीं आने वाला. ऑल दो इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, बट रियल्टर्स को बहुत नॉलेज हो जाती है इस फील्ड में. तो हाई लेवल तो वो भी बता ही देते हैं कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो एक नॉर्मल बायर, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर, नहीं पता लगा पाता. जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, हाउ कैन दे फाइंड अ गुड रियल्टर? क्योंकि वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना कि यार ये हमारे लिए काम करेगा, सिर्फ अपने कमीशन के लिए नहीं. यस, तो वो एक होम बायर के पर्सपेक्टिव से हाउ कैन दे फाइंड सच अ पर्सन? वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत बड़ा डिसीजन है ये. अगर आप लेट्स से $800,000 की भी प्रॉपर्टी ले रहा है एक फर्स्ट टाइम होम बायर, और सैलरी इज एवरेज आई वुड से, वो दोबारा अपना घर 4 साल से पहले नहीं ले पाएगा. 4 साल 5 साल इतनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड दैट डिफाइंस योर रियल स्टेट करियर इन कैनेडा. की पहली प्रॉपर्टी आपने अच्छी ले ली, फिर इक्विटी बिल्ड करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दूसरी प्रॉपर्टी ले सकते हो. सो उसके लिए आप इंटरव्यू करो, मल्टीपल रियल्टर्स को इंटरव्यू करो, बात करो विदाउट साइनिंग दी एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, BRA जो होता है. एंड ऐसा नहीं कि घर की व्यूइंग करने चले जाओ, बिकॉज रियल्टर्स तो आपको दिखा देंगे, बिकॉज कर लेते हैं हम फ्री में, थोड़ा सा काम कर देते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए. आप पहले इंटरव्यू करो, डिस्कशन करो, यू विल बी एबल टू कनेक्ट. इतना आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी नॉलेज है, मैं कितना कनेक्ट कर पा रहा हूँ. बिकॉज एट द एंड जो लिस्टिंग का एक्सेस मेरे पास होगा, सारे रियल्टर्स के पास वही होगा, राइट. आपको ये फाइंड आउट करना है जो रियल्टर आप हायर कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी दिला पाएगा, नहीं दिला पाएगा, राइट. बिकॉज सेम एक्सेस है, एंड उसको कितनी नॉलेज है. बिकॉज लेट्स से 3 रियल्टर्स हैं, एक रियल्टर मेक श्योर कर रहा है कि बायर की रिक्वायरमेंट्स ही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉपर्टी दिलाऊं, एंड दिस रियल्टर इज मेकिंग श्योर कि नेगोशिएशन में कितनी कर पा रहा हूँ, या फिर सिर्फ डील क्लोज करा रहा हूँ. अगर उनकी एलिजिबिलिटी 900,000 की है, मैं 900,000 का ऑफर डलवा तो नहीं. 850 का अगर घर की वैल्यू है तो 850 का आप उसको गाइड करोगे, और पूरा रिसर्च करके सेलर जो रियल्टर है वो बताएगा कि इसकी वैल्यू 850 तक है, तो लेट्स पुट एन ऑफर फॉर 850 अराउंड. सो या ये सब चीज़ें देख के फिर रियल्टर हायर करना चाहिए. और सोशल मीडिया डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि वहाँ पे ही आपको आधी आइडिया हो जाता है कि कैसा रियल्टर है, कैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ. अगेन वो ह्यूमन टच, रिलेटेबिलिटी आ जाती और उसके बाद फिर आप पर्सनल मीटिंग करो, इंटरव्यू करो, उससे बहुत पता चल जाता है. गॉट इट. तो एज अ प्रोफेशनल रियल्टर, अब आप फुल टाइम रियल्टर हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इस जॉब के साथ? इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब एनीमोर, राइट? सो इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं आपको? चैलेंजेस तो आए हैं, एंड उसी के लिए मैं आया था, बिकॉज जैसे मैंने बोला मोनोटोनस जॉब थी. एंड चैलेंजेस के साथ अगर मुझे अपनी इनकम इंक्रीज करनी है, तो बिजनेस, जब एक बिजनेस में कोई आता है तो उसको चैलेंजेस आते हैं, एंड आई वॉज रेडी फॉर दैट. क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ, कभी उतना कोई फुल टाइम बिजनेस नहीं किया है. ठीक है, नॉलेज होना इज़ डिफरेंट, बट आप एक्चुअली में जब कूदते हो उस फील्ड में, एंड लीप ऑफ फेथ लेते हो, एंड विदाउट कीपिंग एनी बैकअप प्लान, बिकॉज मैंने जॉब छोड़ी है, जॉब के साथ नहीं हो सकता. आई रियलाइज दैट, बिकॉज रियल्टर की जॉब 7 days अ वीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप मंडे को छुट्टी ले लो या ट्यूसडे को, यू नेवर नो, मॉर्निंग में कॉल आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है, आई वांट टू सी दैट. सो वो एक है डेफिनेटली. आई वोंट से चैलेंज, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. अगर आप रेस्टोरेंट भी खोलते हो, सो ये उसमें भी फ्लॉ है. अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, ये फ्लॉ है. कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है. 9 to 5 जो जॉब करते हैं हम IT में, ये वैसा नहीं है. मैं कभी कभी रात को 12 बजे भी घर पे आ रहा होता हूँ, बेबी सोया होता है उस टाइम पे, फिर मैं आ रहा होता हूँ. बट हाँ, मॉर्निंग में, बिकॉज मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं वो मॉर्निंग में नहीं घर देखना पसंद करते, ऑफिस होता है तो आफ्टरनून के बाद स्टार्ट होता है. बट मॉर्निंग में हमारा बहुत काम होता है, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, बैक एंड वर्क, रिसर्च एंड ऑल. सो वो हम मॉर्निंग में कर लेते हैं. बट या टाइमिंग, वर्क लाइफ बैलेंस वो मेंटेन करके रखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप 7 बजे उठे, जिम गए, ब्रेकफास्ट किया, फिर 9 बजे उठ के लॉग इन कर लिया, ऐसा नहीं है. रूटीन बनाना पड़ता है कि मॉर्निंग में आप अपने सारे वर्कआउट और जो भी आपने मॉर्निंग रूटीन है वो कर लो, एंड उसके बाद यू नेवर नो आप कहाँ होगे. मे बी घर पे होगे, मे बी आप ब्रैम्पटन एजेक्स से होगे, यू नेवर नो. तो बेसिकली चैलेंज नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल
कि अब आपका इट्स अ लाइफस्टाइल एंड किसी को पसंद है किसी को नहीं है, राइट. इट्स काइंड ऑफ अ फील्ड जॉब आई वुड से. जिसको नहीं पसंद फील्ड जॉब नहीं, बिकॉज मेरी कार लास्ट 1 ईयर में उतनी नहीं चली होगी जितनी 3 मंथ्स में चल गई है, राइट. सो अगर ड्राइविंग पसंद नहीं है, अगर you don't like talking to people, understanding their story and like extrovert नहीं हो उतने, आप exhaust हो जाते हो बात करके, then it will be very difficult. Because realtor एक अगर लॉन्ग टर्म आप बनते हो किसी के, यू बिकम अ फ्रेंड. या बिकॉज वो सिर्फ आपको क्लाइंट आपका रियल स्टेट के लिए ही नहीं फिर कांटेक्ट करेगा, फिर बाथरूम में कुछ इशू होगा उसके लिए भी कॉल करेगा, फिर डे केयर नहीं मिल रहा उसके लिए भी कुछ गाइडेंस मांगेगा, बिकॉज उनको लगता है कि इनको एक्सपीरियंस है, ये मेरे जैसे कितने लोगों से बात कर चुके हैं इन इशूज़ पे, तो इनको नॉलेज होगी. सेकंड जो चैलेंज आता है वो है कि सैलरी जो है आपकी फिक्स्ड है, हर महीने आनी है. रियल्टर की इनकम फिक्स नहीं होती है. एंड अगर आप डील भी आज भी क्लोज करते हो रीसेल प्रॉपर्टी की, इट टेक्स अराउंड 2 to 4 months टू गेट इनटू योर बैंक अकाउंट. अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन करते हो, यू नेवर नो आफ्टर 2 साल के बाद 3 साल के बाद कब पेमेंट आ रही है, तो उसका तो ट्रैक भी नहीं होता. सो ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. फुल टाइम मैं इसलिए ही जंप कर पाया हूँ बिकॉज मेरे पास रनवे था, 8 months की सेविंग थी कि बिकॉज मनप्रीत वॉज ऑन मेटर्निटी लीव, तो उसकी भी सैलरी नहीं थी मेरी भी नहीं थी, तो हमारे पास 8 months का रनवे था कि, और मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं 8 month में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा. बिकॉज फुल टाइम जब आप जंप करते हो ना, कोई बैकअप प्लान सोच के नहीं करते हो, तो फिर आपको उसमें सक्सेस मिलती है. आप 200% दे दोगे अपना. फॉर एग्जाम्पल हम जब कनाडा भी आए थे, बैकअप प्लान लेके नहीं आए थे कि नहीं चले जाएंगे इंडिया वापस, नहीं, हम यही सोच के आए थे कि कनाडा में कुछ ना कुछ करना है, जैसे मर्जी करना है कर लेंगे. अभी बहुत लोग हैं जो बैकअप प्लान सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में भी, किसी चीज़ के बारे में भी कि कुछ चीज़ों का बैकअप प्लान सोचना चाहिए. जैसे पॉडकास्ट के बारे में, यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे बाहर, हमने अगर बाहर शूट करना था तो बाहर नहीं, इंडोर कर लेंगे. बट ऐसे बड़े डिसीजंस पे आई वुड से जिसमें आपको चाहिए कि आप 100% दो, डोंट कीप अ बैकअप प्लान. makes sense. So it's high risk but high reward. हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई एफर्ट एज वेल. That's true. मूविंग ऑन, डिफिकल्ट क्लाइंट्स जो होते हैं उनसे आप कैसे डील करते हो? क्योंकि मैंने भी देखा है व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो मेरे रियल्टर थे, तो उनके पास ना बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स के फ़ोन आते थे जो अभी सिर्फ लीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं घर, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी रूड कि देख लो निकल नहीं जाना चाहिए, मेरी वो 2500 की लीज़ है, आपके चक्कर में 2800 की नहीं मिलनी चाहिए, फिर 300 आप भरोगे, ऐसे भी बोल देते हैं. तो हाउ डू यू डील विद सच क्लाइंट के आपको पता है कि इसके साथ काम भी बहुत करना पड़ेगा, ये इतना ईजी भी नहीं है कि किसी चीज़ के लिए मान भी जाए, एंड अगर रूडली बात कर रहा है, तो मैं आपका उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा फिर? वेरी गुड क्वेश्चन. मेरे को नहीं पता था, जब मैं आया हूँ रियल स्टेट करी में तब मुझे पता चला इसीलिए. तो आपको आई डोंट नो कैसे पता है, बिकॉज रियल स्टेट आपके फ्रेंड होंगे तो उन्होंने बताया होगा. मैं उनके साथ जा रहा था एक प्रॉपर्टी देखने, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो तब उनको कॉल आया था. तो तब मैंने सुना एंड आई वाज लाइक कि ये कैसे बात कर रहे हैं लोग? तो पहली बात तो मैं सोचता हूँ कि फर्स्ट टाइम होम बायर जब हम थे, हम कैसे थे. ठीक है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता रियल एस्टेट का. ठीक है, हम जब फर्स्ट टाइम होम बायर थे हमें भी नहीं पता था. अब जब मैं सोचता हूँ कि अपने रियल्टर से हम कैसे क्वेश्चन पूछते थे, हमें हंसी आती है. यार ये डक्ट टूटा हुआ है, डक्ट ले लो $5 का बाहर से, समझ लो. तो वो वाले क्लाइंट को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को एजुकेट करने में उनको टाइम बहुत अच्छा लगता है कि मैं टाइम स्पेंड करूँ, गाइड करूँ, उनको एक्सपर्ट बना दूँ मैं रियल एस्टेट में, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, हमने भी रिसर्च कर करके खुद से एक्सपर्ट बने हैं. तो एक टाइप के वो क्लाइंट्स होते हैं. एक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ऑलरेडी रियल एस्टेट की, तो उनको कईयों को लगता है कि मुझे रियल्टर से भी ज़्यादा नॉलेज है. वो डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज रियल्टर एक लाइसेंस प्रोफेशनल है. आप अगर डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, आप कभी डेंटिस्ट को शो नहीं करोगे कि मेरे को तो इससे नॉलेज है, मैं ऐसे कर लूँगा. वो बोलेगा शट अप, लेट मी डू माई वर्क, आई हैव अर्नड दिस डिग्री, आई हैव सो मच एक्सपीरियंस, आई हैव गेन दिस नॉलेज, लेट मी डू इट, राइट. सो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना डॉक्टर. इसीलिए लाइसेंस प्रोफेशन है. अगर रियल्टर इतना एक्सपीरियंस्ड है, पढ़ के उसने लाइसेंस लिया है, सो थोड़ी सी उसको ज़्यादा नॉलेज होगी. जिस पॉइंट पे मुझे नहीं भी अगर होती है नॉलेज, तो आई एक्सेप्ट इट. या ठीक है, आपको पता है बिकॉज आपने लीगल बेसमेंट 50 साल पुराने घर में बनवाई है, तो मे बी देर आर फ्यू थिंग्स विच रियल्टर माइट नॉट नो. या फिर मस्कोका में कोई ओल्ड प्रॉपर्टी अगर किसी ने कॉटेज के लिए, दैट इज़ फाइन. सो वो थोड़ा सा डील करने में डिफिकल्टी होती है, बट इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन.
एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि दीज आर माई एक्सपेक्टीज, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है. इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. थर्ड टाइप के जो अभी तक लगे हैं वो ट्रीट करते हैं रियल्टर को एज प्रॉपर्टी डीलर जो इंडिया में होता था. ठीक है, तो वो जो आप कह रहे हो ना कि डिसरिस्पेक्ट और रूडली बात करते हैं, तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं. तो वैसे तो हम किसी यहाँ पे जैनिटर को भी ट्रीट नहीं करते क्योंकि यहाँ पे वर्क कल्चर डिफरेंट है. ये नहीं कि वो जैनिटर है तो उसको मैं ऐसे बात कर दूंगा एक सफाई कर यहाँ पे. सो वो थोड़ा एक वर्क कल्चर शिफ्ट है. मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट छोड़े हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते और रूडली बात करते हैं. तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑन टॉप मनी और विद एनीथिंग, बिकॉज मुझे पता है इवेंचुअली जितना मैं उन पे एफर्ट लगाऊंगा, बिकॉज मैं उनको रियल स्टेट में हेल्प कर सकता हूँ. मैं ये नहीं कि मैं उनको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करूँगा, राइट? दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मैं थोड़े से एफर्ट करूँगा, फीडबैक में भी दूंगा कि आप ऐसे रूडली बात नहीं कर सकते, बिकॉज जितने मैं टाइम उनके साथ लगाऊंगा मैं 5 क्लाइंट को एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर सकता हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट नॉट रियल्टर कम्युनिकेशन, इट्स ऑल अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई वुड से. वो मैं फिक्स नहीं कर सकता, राइट? अगर मेरे पास टाइम होगा आई विल डेफिनेटली डू दैट, बट जब मेरी रोजी रोटी सिर्फ रियल स्टेट ही है, आई वुड रादर वर्क ऑन 5 अदर क्लाइंट्स who are seeking real estate information instead of getting a better human being. So yeah, ये होता है. एंड मैं छोड़ता हूँ ऐसे क्लाइंट्स. आई डोंट नो और रियल्टर्स क्या करते हैं, बट हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज अबव. एक थिन लाइन होनी चाहिए, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि दिस इज माई प्रोफेशन एंड इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट और रूड बिहेवियर यू कैन नॉट टॉलरेट, बी इट यू आर इन IT इंडस्ट्री और रियल स्टेट और इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एनीथिंग. एग्जैक्टली आपने सही कहा, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है कि जो टाइम आप उन क्लाइंट के साथ लगा रहे हो वो आप एक एक्चुअल ऐसे क्लाइंट के साथ नहीं लगा पा रहे जो कि आपको अच्छे से भी ट्रीट कर रहा है, एंड देन फाइनली आपकी यू कैन अर्न मोर थ्रू दैट. अर्निंग इज प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला है, बट उनको मैं एजुकेट कर पाऊंगा ना. अगर कोई ओपन होगा लर्न करने के लिए. मेरे को कितने लोग हैं जो घर नहीं भी लेते हैं, 50 घर देखते हैं, 4 महीने स्पेंड करते हैं, बट वो एक रियल्टर जितनी नॉलेज हो जाती है उन्हें 4 महीने में मेरे साथ काम करके, राइट? तो मेरे को वो है कि अगर ओपन है वो लर्न करने के लिए रियल स्टेट के लिए, बिकॉज उनको ये ट्रस्ट हो जाएगा कि इसको नॉलेज है, इन्होंने हमें ट्रेन कर दिया इतना, हमें इतनी एजुकेशन दे दी है विदाउट दे बीइंग रूड टू मी. सो वो एक पर्पस फुलफिल हो गया. ठीक है, उन्होंने क्लोजिंग अगर नहीं की, घर नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया प्लान, तो मैंने अर्न तो नहीं किया, बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन तो है कि मैंने उनको एजुकेट किया. वो अब मेरे से लेंगे फ्यूचर में या किसी और रियल्टर से घर लेंगे, उनको नॉलेज होगी, दे विल नॉट टेक अ बैड डिसीजन. मेक सेंस. तो आप एनेबल कर रहे हो लोगों को फॉर मेकिंग गुड डिसीजन. इनिशियली वही होता है. सो फर्स्ट टाइम होम बायर जब मिलता है तो वो ऐसे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ये डक्ट टूटा हुआ, वो भी ऐसे ही पूछते हैं. एंड ये बहुत पेशेंट रखने चाहिए और फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक चीज़ सोचनी चाहिए, हम फर्स्ट टाइम होम बायर होके कैसे क्वेश्चन पूछते थे. तो मैं बिल्कुल अपने आप को उनकी जगह पर रखता हूँ और फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ सारे क्वेश्चंस, बी इट बेसिक, वेरी बेसिक, सिली क्वेश्चंस, आई डोंट माइंड. मेक सेंस. इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक हाउ डू यू चूज योर क्लाइंट्स? आपके पास टाइम लिमिटेड है. नाउ यू सेइंग कि एक क्लाइंट है, उनका बजट इज अराउंड $2 million का वो घर देख रहे हैं, वर्सेस देयर आर 2 क्लाइंट्स जो 500K के देख रहे हैं. तो इसमें वेयर इन रियल्टर एथिक्स कम इन, एंड हाउ डू यू मेक दैट चॉइस कि मुझे इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है क्योंकि मे बी आई कैन अर्न मोर थ्रू दैट, या फिर मुझे उनकी ज़्यादा हेल्प करनी है क्योंकि उनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो कहीं अगर बाहर जाएंगे तो नुकसान करा बैठेंगे अपना. सो एक लिमिटेड टाइम विंडो के साथ आप कैसे चूज करते हैं अपने क्लाइंट्स? ऐसा कभी होता नहीं है कि मैं चूज करूं बेसिस कि मेरे को इससे ज़्यादा पैसा बन रहा है. ओके. ऐसा कभी नहीं होता. अगर मेरे को किसी से लेट से $10,000 का रिवेन्यू हो रहा है एंड किसी से 50,000 का भी हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 10,000 वाले को छोड़ दिया. इट ऑल डिपेंड्स. प्रायोरिटी अगर आप बात कर रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स कि वो किस स्टेज में है अपनी हाउस बाइंग जर्नी में, राइट? अगर कोई कह रहा है कि वी आर सेविंग फॉर द डाउन पेमेंट एंड वी विल बाय हाउस इन 2 years, ठीक है, सो उनको डेली कॉल की ज़रूरत नहीं है. दे कैन जस्ट टॉक टू मी इन अ मंथ. उनका क्या स्टेटस है, क्रेडिट स्कोर क्या उनका बिल्ड हो रहा है, क्या अभी मार्केट स्टेटस है, मार्केट प्रॉपर्टीज़ की क्या लिस्टिंग चल रही है, वो देख सकते हैं. बट एक एक्टिव क्लाइंट है जिनको विद इन 1 month अगर क्लोजिंग करनी है, घर बाय करना ही है, राइट, जिनको कीज चाहिए इन नेक्स्ट 2 months, उनके साथ मुझे डेली काम करना पड़ेगा.
सो इट्स नॉट कि मैं एक दिन में अगर मुझे 50,000 वाला क्लाइंट मैं काम कर रहा हूँ तो मैं 10,000 वाले को छोड़ दूंगा, नहीं, उसके लिए भी टाइम बनाना है, बट मे बी दे नीड 1 कॉल इन अ वीक और 1 कॉल इन अ मंथ. सो इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज होता है, बिकॉज सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होंगे जिनको चाहिए कि मेरे को कल ही घर लेना है, राइट? Urgency basis. हाँ, सो इट्स नॉट basis the revenue that I can make out of them. It's basis how much they are serious and where they are in their real estate journey. Makes- इसके अलावा कुछ रिस्क्स भी आते हैं ऐसे प्रोफेशन के साथ, अपार्ट फ्रॉम चलो एक पता है हमें स्टेबल इनकम नहीं है, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, कभी बहुत ज़्यादा होगी, Yeah. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई रिस्क भी है जो ऐसे प्रोफेशन में आता है? ये इनकम वाला तो एक है रिस्क. अगर आप प्रोफेशनली बहुत सारे प्रोसेस में माइनर चीज़ें होती है जो अगर आप फॉलो नहीं करो, योर लाइसेंस में गेट अबैंडन एंड रिजेक्टेड. सो वो एक प्रोसेस में बहुत चीज़ें फॉलो करनी होती है कि जब तक आप प्रोसेस वाइज उसको फॉलो कर रहे हो एंड कोई आपसे मिस्टेक नहीं हो रही है, कोई अनप्रोफेशनल आप चीज़ नहीं कर रहे हो, अनएथिकल नहीं कर रहे हो, बिकॉज इट टेक्स ओनली 1 कंप्लेंट, बिकॉज लाइसेंस प्रोफेशन है, दैट इज़ वाई यू आर पेइंग सो मच. इतना ज़्यादा उसका वैल्यू है कि आप ट्रस्ट करते हो रियल्टर को, एंड अगर वो प्रोफेशनली सब कुछ नहीं कर रहे हैं, सो ये बहुत बड़ा रिस्क है, योर लाइसेंस कैन गेट कैंसिल. तो वो फिर आपको इसमें ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, क्या पता वो आउट ऑफ स्पाइट जाके आपकी कंप्लेंट्स करना शुरू कर दें. इतना आई डोंट थिंक टाइम है किसी के पास कि वो आएगा घर देखेगा कि मैं इसकी कंप्लेंट करूँगा, बट या डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स भी होते हैं, बट वी हैव टू ट्रीट एवरी क्लाइंट प्रोफेशनली. दैट इज़ वेयर योर प्रोफेशनल एथिक्स कम इनटू प्ले. दैट इज़ वेयर एजुकेशन कम्स इनटू पिक्चर. जो 2 साल में करते हैं सब रियल्टर्स, जो पढ़ाई करते हैं, वो यही सिखाते हैं. वो ये नहीं सिखाते कि आपने फेसबुक मार्केटिंग कैसे करनी है, वो ये सब सिखाते हैं, देन वी गेट लाइसेंस. सो कैन इट बी अ पार्ट टाइम प्रोफेशन फॉर समबडी हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, या आप कहोगे कि नहीं आप फुल टाइम हाँ, डाइव करो? फॉर श्योर मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि पार्ट टाइम आप स्टार्ट करो. देयर इज़ नो हार्म इन दैट. कई लोग करते हैं पार्ट टाइम, फिर वो इवेंचुअली जॉब छोड़ देते हैं. मैंने ये रिस्क ले पाया बिकॉज मेरे पास एक 8 मंथ का रनवे था एंड आई हैड कॉन्फिडेंस एंड सोशल मीडिया फॉलोइंग भी थी. बट एक नया बंदा कोई स्टार्ट कर रहा है, जॉब है, सो आई विल नॉट रिकमेंड दैट यू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. अगर आपके पास 8 मंथ का रनवे नहीं है एंड आप उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो, देन स्टार्ट विथ पार्ट टाइम, बिकॉज मोस्टली जो शोइंग्स होती हैं वो वीकेंड पे होती हैं या फिर आफ्टर 3 होती हैं. सो मैनेज हो सकता है इनिशियली, राइट? एंड देन इफ़ यू कंसिडर कि आपसे मैनेज नहीं हो रहा, इतने आपके क्लाइंट्स इनफ्लो हैं एंड आप सैलरी से डबल इनकम जनरेट करने लग गए हो, देन यू कैन लीव जॉब. वन ऑफ द सर्वेज के हिसाब से जो डेटा है, आई थिंक 87 to 90% जो रियल्टर्स हैं वो फर्स्ट ईयर के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराते. तो इतना ज़्यादा इसमें फेलियर रेट क्यों है पहले तो, कि वाई दे एंड अप नॉट रिन्यूइंग देयर लाइसेंस, और ये नॉलेज पब्लिक होने के बावजूद भी क्यों लोग इसमें अपना पैसा और टाइम डाल रहे हैं. एंड देन फाइनली लाइक व्हाट वाज योर मोटिवेशन कि यार इतने रिस्की प्रोफेशन में मैं अपना करियर क्यों बनाऊँ? सो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कह रहे हो ना कि इतना नॉलेज होने के बावजूद भी जितनी नॉलेज अभी लोगों को इस बात की है ना कि रियल्टर बहुत पैसा कमाते हैं, उतनी नॉलेज इस चीज़ की नहीं है कि देर आर 80,000 रियल्टर्स एंड मोस्ट ऑफ देम क्विट इन 1 year ऑफ देयर जर्नी. ये आपको लग रहा है बट नहीं पता लोगों को. जिस दिन ये पता चल गया उस दिन लोग लाइसेंस नहीं लेंगे, उतने लोग नहीं लेंगे, बिकॉज लोग लाइसेंस सिर्फ ये देख के लेते हैं कि रियल्टर की लाइफस्टाइल कितना बढ़िया है, कितनी लेविश लाइफ है, घर बड़े बड़े हैं, कार्स इतनी बड़ी बड़ी हैं. मैं इसको थोड़ा रिलेट करना चाहूँगा जो कनाडा लोग इंडिया से आते हैं या किसी कंट्री से आते हैं, ठीक है, मैं उससे लिंक करूँगा. जब इंडिया से कनाडा लोग आते हैं सोशल मीडिया पे लेविश लाइफ देख के, तो वो कनाडा से इंडिया वापस जाना इजी नहीं है, राइट? लेकिन 1 साल के बाद अपना लाइसेंस कैंसिल करना बहुत इजी है, मत रिन्यू कराओ, राइट? सो इसलिए ये इसका कैंसिलेशन का कोई इतना कॉस्ट नहीं है, तो वो कैंसिल करवा देते हैं. बिकॉज अगर गलत डिसीजन ले भी लिया तो ठीक है, 1 साल तक कॉस्ट दी, उसके बाद जीरो कॉस्ट हो गई, छोड़ दिया रियल एस्टेट का करियर. बट है ये फंडा सेम ही कि एक लेविश लाइफ देखी इधर कनाडा की या रियल एस्टेट की, और उसमें जंप करके विदाउट एनी रिसर्च. सो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि लाइसेंस लेने के बाद क्या, लाइसेंस लेना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट. लाइसेंस लेने के बाद लीड्स कैसे जनरेट करोगे, ब्रोकरेज अगर आपकी हेल्प नहीं कर रही है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए
इट्स नॉट अबाउट कि आपकी वेबसाइट बन गई है और आपने ब्रोकरेज ज्वाइन कर लिया, आपने लाइसेंस ले लिया, आपके पास अगर लीड्स नहीं है, आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज सैलरी अगर आपकी 6,000 पर मंथ भी रेगुलर आ रही है ना, यू विल थिंक दैट इट वॉज मोर देन इनफ एंड दैट वॉज अ गुड थिंग, इंस्टेड ऑफ कि मैं एक डील करूं 20,000 की लेकिन उसको 4 महीने लग गए मेरे को करने में। सो वो प्लान होना चाहिए, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट कि आप फुल टाइम रियल एस्टेट में आओगे। क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ बिजनेस, राइट? इट्स बिजनेस, एंड बिजनेस भी आप कंपेयर करो, आप रेस्टोरेंट से कंपेयर करो, डेली कुछ ना कुछ तो क्लाइंट्स कस्टमर आएंगे, रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ तो आएंगे। रियल एस्टेट का अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, आप कैसे, आप शॉप है वो आपकी रियल एस्टेट की, आपने रियल्टर की एक दुकान खोली हुई है, आपकी दुकान पे लोग कैसे आएंगे, कुछ आपसे ट्रांजेक्शन लेने कैसे आएंगे, वो आपके पास एक प्लान सेटअप होना चाहिए। अगर वो प्लान पहले सेटअप नहीं है, आप रियल्टर बनने की पढ़ाई भी शुरू मत करो, दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। 5 मंथ्स में आप कुछ और कोर्स करके कुछ और कमा सकते हो। अगर आपके पास वो प्लान नहीं है तो आप एनरोल भी मत करो कोर्स में, सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके पास आई थिंक बिकॉज यू हैड अ गुड सोशल मीडिया फॉलोइंग, अगर वो हटा दें आपके करियर में से, आपका जो लाइफस्टाइल यहाँ पर है उसमें से, वुड यू हैव स्टिल चोजन दिस रियल्टर पाथ? यस। ओके। अनदर थिंग, एज आई एम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, राइट, तो डिजिटल अगर आप मार्केटिंग करना जानते हो, यू कैन मेक करियर इन एनी बिजनेस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, उनकी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, उनसे ज़्यादा ऐसे लोग कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं इन अ ईयर जो सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है, जस्ट वाया डिजिटल मार्केटिंग। सो इट इज़ दैट पावरफुल। अगर आपको करना आता है, then you don't need to even build a brand or show your face or spend time on making scripts, shooting video and editing reels. सो बात कर लेते हैं ऐसे टॉपिक के। आई थिंक बहुत सारे लोग इसकी वजह से आते हैं इसमें, लाइक हाउ मच मनी सक्सेसफुल रियल्टर्स कैन मेक, या फिर अगर कोई आ रहा है अभी इस प्रोफेशन में, क्या उसका टारगेट होना चाहिए कि यार एटलीस्ट 1-2 साल तक मैं अगर इतने पैसे बना लेता हूँ पर ईयर, तो देन इट्स अ गुड करियर फॉर मी, अदरवाइज आई शुड स्पेंड माई टाइम एनर्जी ऑन समथिंग एल्स। डिपेंड करता है, बिकॉज देखो कई लोगों को एवरेज सैलरी 80,000 भी होती है तो वो खुश होते हैं, कईयों की 200,000 भी होती है तो वो खुश नहीं होते, वो कहते हैं कि मेरे को जैसे मैं मेरे को और इनकम जनरेट करनी थी, वट एवर। सो ऐसे रियल्टर्स का भी है, कई रियल्टर्स हैं वो 100,000 अगर इनकम जनरेट करते हैं इन अ ईयर, दे आर हैप्पी विद दैट। कई लोग हैं 500,000 भी कर रहे हैं, उनको लगता है नहीं मेरे को और जनरेट करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर गोल, हाउ मच एफर्ट यू वांट टू पुट। बिकॉज मैं इसीलिए आया हूँ बिजनेस में, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस आप स्केल जितना मर्जी कर सकते हो, सैलरी को आप स्केल नहीं कर सकते। मैं अगर यहाँ पे मैंने 80,000 से सैलरी अपनी स्टार्ट की, मैं 250 तक पहुँचा, तो वो मैं जॉब चेंज कर करके पहुँचा, बट 250 से ऊपर नहीं जा सकता। या बट बिजनेस में आई कैन स्केल इट एनी हाउ। अगर आप जा भी रहे हो तो देन फिर आपका बहुत सारा एक ह्यूज पार्ट टैक्सेस में जा रहा है। टैक्सेस चलो इसमें भी जाएंगे, बट यहाँ पे इतना मैं स्केल अप इसको कर सकता हूँ कि मैं जितने एफर्ट डालूँ मैं स्केल कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा, एक बेनिफिट भी है, एक ये तो चैलेंज है कि 7 डेज आपको काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको मॉडिफाई करके अपने तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में 9 बजे से रात को 12 बजे तक काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है 11-12 बजे, मैं चले जा सकता हूँ, मैनेज कर लिया कि बैक एंड वर्क है वहाँ के कर लूँगा, पहले कर लिया। सो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, सो वो एक आई वुड से एडवांटेज है। बट हाँ, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी और वो मैं ना रखूँ और मैं बोलूँ नहीं मैं 14 घंटे डेली काम करूँगा, आई कैन स्केल इट टू एनी नंबर आई वॉन्ट। सो दैट इज़ अप टू द बिजनेस मैन और रियल्टर, स्केल कितना करना है। सो देन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्योंकि आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट कुछ सालों में आपका वो हिसाब हो जाएगा कि नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, टाइम आपका लिमिटेड है। सो लाइक यू हैव maybe you have plans for opening up your own brokerage or setting up a team of realtors under you. वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। Okay. So I have already 4 team members Okay. who are taking care of East region and Kitchener region already, because जब मेरे पास इनफ्लो आता है तो मैं ऑब्वियसली एक दिन किचनर और एजेक्स दोनों नहीं जा सकता। सो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड ब्रोकरेज का अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है, बट फॉर श्योर इवेंचुअली ऐसा तो मुझे करना ही पड़ेगा कि जैसे आपने बोला होल्डिंग में जो बंदे की शक्ल होती है मैं उसको कांटेक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज वो जाके शोइंग्स नहीं करवा रहा होता। Exactly. उसके नीचे 200 रियल्टर्स होते हैं, वो
अकॉर्डिंगली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रियल्टर एलोकेट होता है, वो हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ द प्लान. एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप जब मेरी होर्डिंग देखो तो एक मेरी ब्रांडिंग हो हाँ कि हरमीत की अगर कोई ब्रोकरेज है, हरमीत की टीम है, हरमीत जो सर्विस देता था वही सारे रियल्टर्स भी उसी तरह की सर्विस देंगे. सो दैट विल बी एडवांटेज और आई वुड से यूएसपी ऑफ माई टीम और ब्रोकरेज. इवेंचुअली आई विल मेक श्योर कि वो कल्चर हो. अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट ज्वाइनिंग माई टीम अगर जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही मेरे अंदर रियल्टर जो हैं, जो टीम पार्टनर हैं, ब्रोकरेज के टीम मेंबर्स हैं, वो वैसे काम नहीं कर रहे हैं. बिकॉज दैट वॉज वन ऑफ द रीजन आई जम्प्ड इनटू रियल एस्टेट. ओके. तो आपको अगर कोई रियल्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेट्स से आप ऐसे किसी रीजन से जहाँ पर आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, तो कैसे आपको वो कॉन्टैक्ट करें? एंड मतलब व्हाट डू यू सी इन द पर्सन अपनी टीम में उनको रखने से पहले? इट इज़ टू वे. वो भी मेरा इंटरव्यू लेते हैं, मैं भी उनका इंटरव्यू लेता हूँ. सो कॉल पे एक दूसरे को समझते हैं. बिकॉज फॉर देम आई विल बी काइंड ऑफ द टीम मेंबर और टीम लीडर और ब्रोकरेज. बिकॉज डायरेक्टली छोटे छोटे टास्क के लिए वो सपोर्ट पे कॉल नहीं कर सकते हैं कि फॉर्म में कुछ भी फिल करना है या फिर ऐसा क्लाइंट का क्वेश्चन है. सो वो बोथ वे एक इंटरेक्शन होती है. एंड देन इफ दे फील कंफर्टेबल दे जॉइन मी. सो उसके लिए they can directly call me or email me. मूविंग ऑन टू द इन्वेस्टमेंट्स एस्पेक्ट रियल एस्टेट का, क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि रियल एस्टेट के थ्रू आप कनाडा में जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो, एंड इट इज़ बिन वन ऑफ द लाइक प्रूवन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पास्ट इतने सालों से. अब हो सकता है आपका ऑब्वियसली आपका इसमें आंसर बायस्ड ही होगा. नहीं होगा. इसमें रियल एस्टेट का एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? ऑफ कोर्स है. ओके. बट बायस इसलिए मैंने बोला बायस नहीं होगा बिकॉज आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं है. मुझे नॉलेज ही नहीं है स्टॉक्स की. मेक सेंस. मुझे सिर्फ रियल एस्टेट की नॉलेज थी, इसलिए मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा. कई लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में. तो अगर आपको उसकी नॉलेज है, आपको उसके रिस्क की अवेयरनेस है, तो आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. क्रिप्टो करेंसी है, राइट, कर सकते हो. मेरे को रियल एस्टेट में नॉलेज थी इसलिए मैंने रियल एस्टेट में करा. और मैं लोगों को गाइड भी रियल एस्टेट में ही कर सकता हूँ. मैं स्टॉक में नहीं कर सकता, तो मैं स्टॉक सजेस्ट भी नहीं करता जब मुझे खुद ही नॉलेज नहीं है उसके बारे में. सो मेरे को रियल एस्टेट के प्रोज एंड कॉन्स पता है, इसलिए मैं रियल एस्टेट में बताता हूँ. सो रियल एस्टेट एक टेंजिबल एक प्रोडक्ट है, तो आप उसको देख सकते हो कि हाँ है. और जब तक लोगों को लगता है यार प्राइस डाउन हो गए, अभी पीक में लोगों ने खरीदा 1 मिलियन का घर, उसकी वैल्यू 800,000 हो गई, तो आपने बेचा थोड़ी है वो. जब आप until unless you don't sell it, you don't lose that money. एंड अगर आप रियल एस्टेट का ग्राफ भी देखोगे, और स्टॉक्स का भी ऐसे ही होता है, राइट, ड्रॉप होता है ऊपर जाता है, ड्रॉप होता है ऊपर जाता है, बट इवेंचुअली ऊपर ही जा रहा है. सो मेरे को तो किसी अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लॉस नहीं हुआ अभी तक. एंड दैट्स वाई गुड रियल्टर कम्स इनटू पिक्चर, जो आपको गाइड करेगा कि अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का कि नहीं है, एंड किस टाइप की प्रॉपर्टी किस एरिया में खरीदने का फ़ायदा है कि नहीं है. बिकॉज ब्लाइंडली आप सिर्फ किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे तो मे बी इट विल नॉट बी कैश फ्लो और इट विल नॉट गिव यू मनी. दैट इज़ एग्जैक्टली माई नेक्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट लोगों का ये है कि अगर हम किसी बहुत सेफ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें 8-10% का रिटर्न या गारंटेड, हमें मार्केट को बीट नहीं करना, हमें मार्केट को टाइम नहीं करना, विल ऑलवेज पुट लाइक $1,000 मैंने हर महीने उसमें डालना शुरू कर दिया, आफ्टर अ पॉइंट इट विल ग्रो मी वेल्थ. दैट स्कूल ऑफ थॉट सेज कि ये रियल एस्टेट इज़ नॉट एन पैसिव इन्वेस्टमेंट, ये बहुत एक्टिव है. अगर कोई टेनेंट का कुछ नलका भी ख़राब है तो आपको फिक्स करने जाना है, आपके कुछ और भी इशू आ जाते हैं घर में, कभी टेनेंट खाली नहीं कर रहा. एंड ऑल्सो कई बार जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव कैश फ्लो में चली गई. तो हाउ डू यू सजेस्ट दोज काइंड ऑफ पीपल, और हाउ कैन यू मेक अ केस फॉर देम कि इट इज़ स्टिल अ गुड डिसीजन अगर आप उसको ढंग से प्लान करके करो तो? मेरे को स्टॉक्स की जैसे बोला उतनी नॉलेज नहीं है, बट मैंने TFSA में आई वॉज इन्वेस्टिंग इन TFSA एवरी मंथ. $1,000 उसमें हम दोनों के जा रहे थे. जब मार्केट डाउन हुई मेरा TFSA भी डाउन हो गया, राइट. वो म्यूचुअल फंड था. सो सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है. अगर ड्रॉप होगा सब कुछ ड्रॉप होगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन स्टॉक्स. बट प्रॉपर्टी में अगर किसी को नॉलेज है कि आपको लेट्स से किचनर एरिया की नॉलेज है, आपको ऑशवा में डुप्लेक्स में इन्वेस्ट करने की नॉलेज है, सो आप उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हो कि रिस्क एपेटाइट किसका कितना है
और कई क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि अगर घर में कुछ भी छोटा मोटा मेंटेनेंस होता है वी कैन डू इट. सो फिर मैं उनको डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी सजेस्ट करूँगा. अगर कोई कहता है हमें कोई हैसल नहीं चाहिए कि घर में कोई भी प्रॉब्लम आए, हमें कुछ नहीं चाहिए कि टेनेंट्स हमें परेशान करें, तो उनके लिए अलग सजेशंस होते हैं. एंड टेनेंट्स तो ऑफ कोर्स ओंटारियो में थोड़ा चैलेंज है, तो वो भी एक रियल्टर आपको गाइड कर सकता है कि कैसे प्रोसेस फॉलो करना है जिसके आपके पास फिल्टर होके टेनेंट्स आए. सो या आई वोंट से इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज वो बायस्ड होगा. इन्वेस्ट वेयर यू हैव द बेस्ट नॉलेज एंड एज पर योर रिस्क एपेटाइट. मेक सेंस. एंड क्योंकि जो ओंटारियो का लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड है वो भी कहीं ना कहीं टेनेंट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड है. तो अगर कोई स्क्वाटर आ गया जो कि 3 महीने 4 महीने रेंट नहीं दे रहा एंड आपका सोलली उस पर डिपेंडेंट है कि जैसे ही नेगेटिव कैश फ्लो हुआ मेरा खर्चा नहीं निकलेगा, तो उस केस में व्हाट इज़ अ प्रोसेस फॉर समबडी टू फाइंड अ गुड टेनेंट कि यार एटलीस्ट अब मतलब आप देख के तो सर्टिनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, मतलब व्हाट आर सम की इंडिकेटर्स जो अगर एक बंदा इस होप से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहा है कि चलो कल को अगर पॉजिटिव कैश फ्लो भी ना हो तो एटलीस्ट ये अपना खर्चा निकाल ले, व्हेन आई विल सेल इट तब आई विल मेक सम मनी ऑन इट. बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो एप्लीकेशन उसमें आप क्रेडिट स्कोर पूछते हो, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कितना है, पहले कि जो रेफरेंसेस है कहाँ कहाँ पे रुके हुए हैं वो होता है. ऑफिसेस की रेफरेंसेस होती हैं, आपको पता होता है कि आईटी प्रोफेशनल है या क्या जॉब है, पीआर स्टेटस क्या है, लाइक वीज़ा स्टेटस क्या है. बहुत सारी चीज़ होती है, फैमिली है या सिंगल है, किड्स है नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के आप रिसर्च करके वो एक आइडिया हो जाता है. फिर बहुत सारी वेबसाइट भी बनी हुई है आजकल ओके जिनमें आप नाम डालो, वो लैंडलॉर्ड्स नहीं बनाई है, ओके वो खुद से उसमें मैनुअली एंटर कर देते हैं स्क्वाटर्स का डिटेल्स. आई फॉरगॉट द नेम. तो उसमें गूगल करोगे आपको आ जाएगा, उसमें आप नाम डालो लिस्ट आ जाती है नीचे. ओके वो उस बंदे का सारी डिटेल आ जाती है जो कि लोगों ने मैनुअली एंटर करी हुई है. सो वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है म्यूचुअली. सारे ओंटारियो में वो कोई भी टेनेंट लैंडलॉर्ड को ज़्यादा परेशान करता है वहाँ पे उनकी डिटेल एंटर्ड होती है. एंड सिमिलरली लैंडलॉर्ड का भी एक डेटाबेस बना हुआ है. पहले ये बना था, फिर टेनेंट्स ने लैंडलॉर्ड का बना दिया कि ये लैंडलॉर्ड है, ये परेशान करता है, उसका भी डेटाबेस बना हुआ है. दोज आर दी वेबसाइट. अनदर थिंग इज़ वन की. वन की एक वेबसाइट है. आप ये सारी तो इन्वेस्टिगेशन कर ही सकते हो, क्रेडिट स्कोर और वो सब जो मैंने पहले बताया. फिर वन की के थ्रू भी आप कर सकते हो. वन की ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एंड अदर फैक्टर्स एज वेल, वो आपको सारी डिटेल्स निकाल के देता है एक ही बंदे के बारे में. ओके इट कॉस्ट अराउंड $20. सो वो भी एक बहुत अच्छा होता है. विदाउट लाइक चूजिंग योर टेनेंट यू कैन गेट अ रिपोर्ट फ्रॉम वन की एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड प्री कंस्ट्रक्शन एंड असाइनमेंट सेल क्लॉज वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं. तो आई मीन बेस्ड अपॉन द क्लाइंट नीड्स हाउ डू यू डिसाइड. जैसे अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है जिनको रियल एस्टेट की नॉलेज नहीं है, जिनको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है, दे हैव गुड मनी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आए, पैसा कमा लिया, अब ये नहीं पता इसको इन्वेस्ट कैसे करना है. तो ऑन व्हाट बेसिस डू यू डिसाइड कि इनके लिए प्री कंस्ट्रक्शन ऑप्शन बेटर रहेगा या फिर दे शुड इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर हाउस, हायर टेनेंट्स, क्लोजिंग कराएं, मॉर्गेज लें. तो इसमें उनके कुछ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स भी आपको देखने पड़ते हैं. क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, चलो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे तो इट्स अ गुड अगर आपका प्री कंस्ट्रक्शन लेट हो रहा है, तो क्योंकि अब जितना थोड़ा थोड़ा लेट होगा आपको हो सकता है रेट बेटर मिल जाए, इंटरेस्ट रेट कम है तो. तो व्हाट आर दोज काइंड ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ. सबसे पहले तो ये क्लाइंट से पूछना ज़रूरी होता है कि वो मॉर्गेज अभी स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं कि नहीं. बिकॉज रीसेल में उनकी मॉर्गेज अभी स्टार्ट हो जाएगी एज सुन एज दे क्लोज द प्रॉपर्टी. प्री कंस्ट्रक्शन में इट विल स्टार्ट आफ्टर 3 years और 2 years वेन एवर द हाउस इज गेटिंग बिल्ड. वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है. अगर उनकी मॉर्गेज एलिजिबिलिटी अभी है ही नहीं तो मॉर्गेज वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. कई प्री कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बाय करते हैं जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं. वो कहते हैं अभी मेरी 50,000 सैलरी है बट आफ्टर 3 years ऑफ कोर्स 80,000 के आसपास हो जाएगी, तब मैं मॉर्गेज के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा. बट आई हैव दी डाउन पेमेंट, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 3 years के बाद मुझे नए घर में मैं मूव हो जाऊंगा. अभी मेरे को कोई अर्जेंसी नहीं है. मे बी दे विल गेट मैरिड आफ्टर 2 years, तब फैमिली ग्रो करेगी, तब उनको घर चाहिए. सो ये मॉर्गेज एलिजिबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर होता है. सेकेंड फैक्टर इज़ कि उनका रिस्क एपेटाइट कितना है. अगर वो टेनेंट्स वाले उसमें सिचुएशन में फंसना ही नहीं चाहते देन दे गो फॉर प्री कंस्ट्रक्शन. इफ दे आर ओके विद दैट एंड दे वांट अ कैश फ्लो प्रॉपर्टी देन दे कैन गो फॉर रीसेल डुप्लेक्स प्रॉपर्टी जहाँ पे कैश फ्लो बन जाए.
GTA से बाहर जाके बहुत जगहों पे कैशफुल प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसमें डुप्लेक्स होता है एंड उसमें रिस्क इन्वॉल्व है टेनेंट्स वाला एंड उसमें रिस्क इन्वॉल्व है मेंटेनेंस वाला. इफ़ दे आर ओके विद दैट एंड दे हैव मॉर्गेज एलिजिबिलिटी तो वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ भी जाते हैं. दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टर्स के लिए भी एंड बायर्स के लिए भी ये ढूंढना इतना डिफिकल्ट क्यों है? मतलब इनकी जो ना इन पे मार्केटिंग होती है, ऑब्वियसली बिकॉज द रीज़न इज़ कि वो चीपर है दोनों के लिए. बट देन इफ समबडी इज़ ट्राइंग टू फाइंड, तो क्या ऐसा कुछ रियल्टर्स का ग्रुप होता है लाइक दे आर वर्किंग विद अ बिल्डर, तो उनको ही सिर्फ एक्सेस है इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ का? लाइक हाउ कैन समबडी विद नो नॉलेज कैन कॉन्टैक्ट और चूज़ अ रियल्टर बेस्ड अपॉन कि मुझे अपना फर्स्ट होम प्री कंस्ट्रक्शन लेना है एंड आई ऑलमोस्ट वांट अ सर्टेनिटी कि वो मेरे को अलॉट भी हो जाए. Yeah. कहीं ऐसा ना हो मैं बस डिपॉजिट कर ड्राफ्ट देता रहूँ और वो नहीं, इस बार नहीं निकला, इस बार नहीं निकला. या यहाँ पे ऐसा नहीं होता. आई थिंक आप इंडिया वाला वो कर रहे हो कि मैं डिपॉजिट दूँ निकला नहीं निकला. यहाँ नहीं होता. अगर आपने डिपॉजिट दे दिया तो वो बुक है आपके नाम पे. ओके. ऐसा होता है. यूनिट एलोकेट तभी होता है जब आपने डिपॉजिट पे कर दिया. हाँ, तभी होता है. और एक्सेस भी किसी रियल्टर को, हर रियल्टर को एक्सेस मिल सकता है किसी भी प्रोजेक्ट का. ऐसा कुछ नहीं है. कई लोग जो प्री कॉन में ही काम करते हैं उनके पास बहुत ऑलमोस्ट सारे एक्सेस होते हैं जैसे मेरे पास हैं. बट कई रियल्टर्स होते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट या फिर इंसेंटिव्स मिलते हैं फ्रॉम द बिल्डर. जैसे मैं ग्रीन पार्क के साथ काम किया, एक बिल्डर है नाउंड जिसका ये घर भी है, तो उनके मिल्टन प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारे सेल करे. तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे को फ्री पार्किंग मेरे क्लाइंट्स के लिए दी. अच्छा. विच वॉज कॉस्टिंग $20,000. सो स्पेशल उन्होंने मेरे लिए एक बनाया कि आप इंसेंटिव ये अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो बिकॉज यू हैव डन सो मेनी लीड्स. सो ऐसे ही जो रियल्टर किसी एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूनिट सेल करता है उसको स्पेशल यूनिट्स भी मिलते हैं. और वेन एवर ग्रीन पार्क विल लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट तो मेरे को प्रेफर करेंगे बिकॉज उनको पता है कि इस प्रोजेक्ट में अगर इतने यूनिट सेल करें तो किसी और प्रोजेक्ट में भी इसके पास क्लाइंट्स होंगे. सो दे विल प्रेफर कि वो मेरे को एक्सेस दें एंड मेरे को एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे के अपने, उनको सिर्फ अपना बिल्डिंग के सारे यूनिट सेल करने हैं. सो उन रियल्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सेस टू 500 रियल्टर्स. सो बेसिक एक्सेस तो सबको मिल जाता है. ऐसा ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट के एक्सेस हर रियल्टर को मिल सकता है. ये एक मिथ है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा. अगर कोई रियल्टर कहता है कि नहीं इसका मेरे को है, बहुत कम ऐसे होते हैं कि एक बिल्डर है वो सिर्फ एक रियल्टर के साथ काम कर रहा है या एक ब्रोकरेज के साथ काम कर रहा है. बहुत कम होते हैं ऐसे. होते हैं बट जो मैंने सिचुएशन बताई है वो भी होती है. अनदर क्वेश्चन इज कि इस प्रोफेशन में हमारे साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी के लोग ये बहुत ज़्यादा क्यों है? मतलब इज इट जस्ट बिकॉज जो आपने पहले बताया अट्रैक्टिव है, फ्लैशी लाइफस्टाइल, वो देख के आ जाते हैं, या फिर इज इट कि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एम्बिशन ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है? व्हाट हैव यू सीन? मैं वही बोलूँगा. तीन रीज़न है. एक तो वही लाइफस्टाइल देख के आ जाते हैं, जैसे कनाडा देख के हम लाइफस्टाइल देख के आ जाते हैं. वो है विच शुड नॉट बी द केस. सेकेंड इज़ या ल्यूक्रेटिव है, उसमें इनकम ज़्यादा है. और हम ऐसी कंट्री से आते हैं जहाँ पे हमें सर्वाइवल बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में रहते हैं हम, राइट. कि एवरीडे ऑफिस में भी कुछ ऐसा करना है कि बस मैं स्टार ऑफ द मंथ ले लूँ या फिर मेरे को प्रमोशन मिल जाए, मेरे को अप्रेजल सबसे अच्छा मिल जाए, रेटिंग अच्छी मिल जाए. सो हम उस मोड से आते हैं. तो हम यहाँ पे आके ऑफ कोर्स अपने एफर्ट ऐसी जगह पर डालना चाहेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ROI है, राइट. मैं अपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल में भी मैं अगर 8 घंटे दे रहा हूँ और मैं रियल्टर में भी 8 घंटे दे रहा हूँ तो उससे डबल ट्रिपल इनकम है, राइट. सो ये एक रीज़न है. थर्ड रीज़न ये है कि किसी भी कम्युनिटी के पॉपुलेशन गेम है. किसी भी कंट्री के लोग जिस कंट्री में ज़्यादा होंगे तो कोई भी आप चीज़ ले लो, चाहे क्राइम ले लो, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में ले लो या फिर रियल एस्टेट में ले लो, उस कंट्री के लोग ज़्यादा दिखेंगे. सो हम हैं ही इतने ज़्यादा, तो हर प्रोफेशन में हम हैं ही. इमिग्रेशन कंसल्टेशन की बात करोगे तो हम बहुत ज़्यादा हैं. अगर आप रेस्टोरेंट्स की बात करोगे तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है. तो हम हो इतने ज़्यादा गए हैं कि कोई भी प्रोफेशन आप ले लो, इंडियंस हैं ज़्यादा, देसी लोग हैं ज़्यादा. तो एक वो भी रीज़न है. मूविंग ऑन टू जस्ट द लास्ट सेगमेंट, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज कि आपने कौन सा रोल अभी तक सबसे एंजॉय किया है? आप एक नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग लॉट्स ऑफ पीपल वर्किंग अंडर यू वर्सेस बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, उसमें आपका एक फन एस्पेक्ट भी है, इन्फॉर्मेशनल भी है, एंड नाउ यू आर मोस्टली टुवर्ड्स एजुकेशन एज वेल. रियल्टर का काम सिर्फ घर खरीदवाना नहीं है, एजुकेट करना भी है, कि वो लिटरेसी प्रोवाइड करना भी है. ऑल ऑफ दोज प्रोफेशंस दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ, उनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा अभी तक?
शुरू का जो मैं बोलूँगा करियर का शुरुआत वो आईटी जॉब, बिकॉज बहुत चैलेंज होते हैं शुरू में, आपको प्रमोशन लेनी है, सीखना है, एंड कंपनीज चेंज कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, फिर वो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, या आई वुड से 5-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद हर किसी का एक स्टैगनेंट और मोनोटनस हो जाता है, राइट? किस लेवल पे ही आप चले जाओगे? हर कोई सीईओ नहीं बनता, हर कोई सीएफओ नहीं बनता है, और मेरे कोई ऐसे गोल्स भी नहीं थे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, मुझे पता है कि अभी 1 साल हुआ है, 5 साल तक भी एवरी डे विल बी अ न्यू डे। यू नेवर नो कि कब, हर प्रॉपर्टी डिफरेंट है, हर क्लाइंट डिफरेंट है, रास्ते तो चलो सेम ही है, मैं उसको डिफरेंट नहीं बोलूँगा, एजेक्स जा रहे हो तो एक ही रास्ता है, वो थोड़ा सा बोरिंग है ड्राइविंग एंड ऑल, बट हर डे कुछ ना कुछ डिफरेंट है। क्लाइंट डिफरेंट है, या आप किसी डिफरेंट रियल्टर के साथ काम कर रहे हो, लिस्टिंग एजेंट अगर डिफरेंट है, या फिर कोई घर डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घर देखने को मिलते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो आई वुड से कि आज से 5 साल बाद भी मैं नई चीज़ें सीख ही रहूँगा इसके अंदर, और ऐसा कुछ स्टैगनेंट और बोरिंग नहीं होगा। तो मोनोटनी इज समथिंग दैट मोनोटनी नहीं है, और शिफ्ट भी फिक्स नहीं है ना। एक वो भी चीज़ है अलग कि अच्छा आज ऐसा नहीं है 9 बजे सब कुछ फिनिश करके चलो वेब सीरीज़ देखेंगे नेटफ्लिक्स पर, ऐसा कुछ नहीं है। 12 बजे घर आ रहे हो आप तो ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग, आई वुड से बोरिंग है। क्या आपके कुछ लर्निंग या फिर रिग्रेट, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, आपको लगता है ऐसा कि ये आपको इसमें पहले आ जाना चाहिए था, कनाडा ही पहले आ जाना चाहिए था, या आईटी में पहले आ जाना चाहिए था, या कंटेंट क्रिएशन और पहले शुरू कर देनी चाहिए थी? क्योंकि योर जर्नी हैज़ बिन समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट हैव, राइट? सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आपकी कोई भी ऐसी लर्निंग या रिग्रेट जो आप शेयर करो? रिग्रेट तो मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज मेरे को लगता है जो होता है जब होना ही है, राइट? मेरे को अभी रियल स्टेट में आना था तो अभी आया हूँ, चाहे पहले 4 साल पहले सोच रहा हूँ वो नहीं। बट हाँ, एक तो आपने रिग्रेट बोला था, दूसरी लर्निंग। लर्निंग बोलूँगा कि अगर मैंने सोचा था 4 साल पहले रियल स्टेट में आने के लिए, मुझे आ जाना चाहिए था। ये एक मेरी लर्निंग है। तो अभी जो भी मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे को वेबसाइट बनानी है एक सेपरेट, तो मैं उसको क्विकली फिनिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को 5 महीने बाद ये ना हो कि यार 5 महीने पहले बना लेनी चाहिए थी। सो एक ये लर्निंग है मेरी कि अगर आप कोई सोच रहे हो, एक्शन ले लो फटाफट उस पर, क्योंकि जब तक आप उसको परफेक्ट करोगे, जब आप प्लान पूरा बनाओगे, 6 महीने निकल जाएंगे, फिर आपका एंथुजियाज्म भी खत्म हो जाएगा, आप करोगे नहीं उस चीज़ को। सो ये सबसे बड़ी लर्निंग है। कंटेंट क्रिएशन की लर्निंग मैं बोलूँगा कि जब आप पीक पे हो तो फुल थ्रॉटल दे दो फिर, क्योंकि हर कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर रह रहे हो, किसी की भी बात कर लो आप, बड़े से बड़े की, हमेशा पीक पे नहीं रहता वो, फिर एक डाउनफॉल आता है एक टाइम के बाद। सो उस टाइम पे आप अगर फुल थ्रॉटल दे दोगे तो मे बी आप जिस लेवल पे हो उससे डबल लेवल पे हो सकते हो, डबल रीच हो सकती है, आपकी ब्रांडिंग डबल हो सकती है। सो वो भी एक लर्निंग है। सो इसलिए जब पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फुल थ्रॉटल पे ही रखा, ऐसे थोड़ा सा उसको डाउन नहीं जाने दिया। अब रियल स्टेट का है तो उसको भी मैं फुल थ्रॉटल में ही रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एक वीडियो डाल दिया फिर नहीं डाला। जैसे कनाडा कपल जो हमारा फर्स्ट चैनल था, उसमें वंस इन अ वीक वीडियो डालते थे, कभी कभी वंस इन अ मंथ डालते थे उस पर। ठीक है, तब तो उतने वीडियोस नहीं भी थे, बट अब कोई भी आप डोमेन ले लो, कंटेंट क्रिएशन रियल स्टेट में ले लो, हर जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सो वो एक लर्निंग है, कभी भी ऐसे मतलब लेड बैक नहीं होना, मेक सेंस। हमेशा आप एग्रेसिव मोड में रहो। ओके, तो अनदर क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ पीपल थिंक के साइड हसल चलो ठीक है हमें करना है हमारी कनाडा में जॉब से, ये बात बहुत लोगों को पता है कि सिर्फ जॉब से आप नहीं कर सकते, वी वांट टू स्टार्ट समथिंग, बट वो ना अपने लिए कई सारे चैलेंजेस बना लेते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो मैं फिर सोऊंगा कब, मैं बच्चे को कब टाइम दूंगा, मैं अपना क्वालिटी टाइम कब स्पेंड करूँगा। तो लाइक यू हैव बीन मैनेजिंग अ लॉट ऑफ स्टफ सिंस पास्ट लॉट ऑफ ईयर्स, तो what is one thing that you can say to somebody who might be sitting right now thinking of starting something कि साइड हसल शुरू करना है, बट यार मैनेज कैसे होगा? देखो, मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ उस चीज़ में, टाइम मैनेजमेंट मेरे को बहुत लर्न करना है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं 5 बजे उठ गया, 6 बजे ये करा, 7 बजे जिम गया, 8 बजे ये करा, मैं ऐसा नहीं हूँ। और 10 अगर मैं आइटम्स लिखता हूँ तो मैं 5 ही कर पाता हूँ, ओके, बट एटलीस्ट मैं 5 करता हूँ, राइट? तो अगर आप 10 आइटम लिख ही नहीं रहे हो ना, आप 5 नहीं कर पाओगे।
सो सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि मेरे को आज दिन में करना क्या है। सबसे पहले तो हेल्थ को प्रायोरिटी दो, जो मैं अभी भी दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, पैसा कमाना है, उससे भी ऊपर हेल्थ है, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी मैं पैसा कैसे एंजॉय करूँगा, राइट। सो हेल्थ को सबसे ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देता हूँ। आई मेक श्योर कि मैं वर्कआउट तो डेली करूँ ही करूँ। उससे ही थोड़ा सा हेल्थ इंप्रूव होगी जो पहले डिटीरिएट हो गई थी। उसके बाद आप अपने टू डो में डालो, 10 आइटम डालो कि करने ही करने। और सबका डिफरेंट स्टाइल होता है, कई लोग फॉलो कर लेते हैं 5 बजे करना है, 6 बजे करना है, मेरे से नहीं होता। तो मैं 10 आइटम में से 5 या 6 तो कर ही लेता हूँ। तो वो मेक श्योर करो कि मेरे को आज ये टू डू लिस्ट तो एवरीडे बनाओ कि मेरा ये है। और अगर हमारी तरह ये कर सकते हो कि हाँ थर्सडे सिर्फ शूट डे रखना है, क्योंकि इतने लेवल पे आप कर सकते हो, माइक्रो लेवल पे नहीं होता मेरे से। मुझे पता है कि थर्सडे को मुझे शूट करना है, तो मैं मॉर्निंग कर लूँ, आफ्टरनून में कर लूँ, लेट नाइट करूँ, करके सोना है। ये एटलीस्ट करता हूँ। बट ऐसे नहीं हो पाता मेरे से कि 8 बजे। फिर क्या होता है, 8 बजे वाली डेडलाइन आपसे मिस होगी ना, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, यार करा ही नहीं मैंने। जिम का भी मेरा ऐसा है, मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। एक बार कभी जैसे ही मैं 7 बजे भी चले जाता हूँ, मैं 9 बजे भी चले जाता हूँ, 10 बजे चले जाता हूँ। क्योंकि अगर आपने वो अपना टिक मार्क कर लिया ना टू डू, आपको शाम को स्ट्रेस नहीं होगा कि आपने यार जिम ही नहीं गए, राइट। सो अगर आपने लेट से एक रील बनानी थी, आप सोने से पहले बना चुके हो, चाहे 6 बजे बनाई है इवनिंग में, चाहे आपने मॉर्निंग में 11 बजे बनाई है, आपने बना के सो रहे हो ना, रात को आप रिलैक्स होके सो गए कि आपने जो टास्क था वो कर लिया। बिकॉज लोगों को स्ट्रेस ही ये होता है लाइफ में कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। और कर नहीं रहे हो इसलिए स्ट्रेस हो रहा है, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा सोशल मीडिया पे, मैं तो प्लान बना रहा हूँ। करो प्लान, थोड़ा सा बनाओ क्विकली और उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करते करते प्लान आपका रिफाइन होता जाएगा। पॉडकास्ट अगर स्टार्ट करना है तो करो पहला पॉडकास्ट स्टार्ट। पहले में आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करनी है, मेरे को गेस्ट को पहले क्या ब्रीफिंग देनी है। जब आपने पहला स्टार्ट कर दिया हो जाएगा। और अगर कर सकते हो, कोई एक्शन है आपका जो आपको बिल्कुल अचीव करना है कुछ गोल, तो मेरी तरह एग्ज़ाम पहले बुक कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैंने कोई सेमिनार करवाना है या मैंने दिवाली पार्टी करानी है, मैं हॉल पहले बुक कर लूँगा। अगर मेरा हॉल बुकड है 30 अक्टूबर का, मुझे पता है यार उससे पहले सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, तो ये मैं करता हूँ क्योंकि मुझे एक पुश चाहिए पीछे से। तो उसके लिए या तो एग्जाम्पल दिया मैंने कि हॉल बुक कर लो, या फिर एग्जाम है तो एग्जाम बुक कर लो, आप पढ़ाई करोगे राइट। तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होती इससे? मतलब रोज़ आप 10 चीज़ें लिखते हो, 5 ही कर पाते हो, तो कहीं यार मैं तो जितना सोचता हूँ उतना अचीव ही नहीं कर पा रहा। थोड़ी सी होती है, बट वही अपने आप को मेंटली मैंने प्रिपेयर किया हुआ है कि यार मैं 10 तो कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, तो एटलीस्ट कुछ कर रहा हूँ, दैट इज। हाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया भी मैनेज कर रहा हूँ, रियल्टर की जॉब ऐसी है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता है। हेल्थ पे मैं फोकस कर रहा हूँ। मैं जिम चला गया ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेरा काम हो गया, क्योंकि हेल्थ सही है ना आपकी, तो फिर आप पैसे कम भी कमा रहे हो, आप खुश रहोगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को वो लगता है। और थोड़ी सी कंटेंट सी लाइफ होती जा रही है, जितना पहले पैसे के पीछे भाग रहे थे हम उतना नहीं भाग रहे हैं, तो इसलिए ठीक है। रियल्टर में जैसे मैंने आपको बोला कि मैं कर सकता हूँ कि मैं 18 घंटे दे दूँ या 16 घंटे दे दूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। सो इट इज़ अप टू मी। मुझे लगेगा कि हाँ अभी मैं दे सकता हूँ टाइम ज़्यादा, तो मैं रियल एस्टेट में ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता हूँ। प्रायोरिटीज़ होती हैं सबकी। तो वही है, अगर 10 में से 5 भी हो रही है, मैंने मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है, कुछ तो कर रहा हूँ। अगर 10 में से मैं कभी कभी 1-2 कर पाता हूँ, फिर मेरे को ऑफ कोर्स डिमोटिवेशन होता है। एंड वो इसलिए ही होता है कि आप काम नहीं कर रहे हो। जब आप एग्जीक्यूट किसी चीज़ को कर दोगे ना, एक्शन आइटम्स टू डू कर दोगे, फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, सोच रहे थे हो नहीं रहा। कुछ भी करो, आपको एक मोटिवेशन आएगा, या फिर आपको फील गुड होगा कि आपने कुछ तो किया, एक्शन तो लिया, एक्शन लो। एग्जैक्टली। आई मीन मेरा भी थॉट इस पे ये कि इट्स मोस्टली डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। आप मोटिवेशन आज रहेगा, मैंने रील डाली, 2 व्यू आए, पहले दिन 4 व्यू आया, बंद कर दोगे, कोई नहीं देख रहा। तो स्टार्टिंग में इट इज़ डिसिप्लिन, दैट विल के कुछ भी हो जाए, मुझे एक डालनी है, आए ना आए डजेंट मैटर। जब आप ऑफिस के लिए काम कर लेते हो, स्ट्रेच कर लेते हो, उसकी भी डेडलाइन आती है, तो व्हेन इट कम्स टू वर्किंग फॉर योरसेल्फ, देन व्हाई नॉट। और वही रियल स्टेट का भी ऐसी जो आपने बोला है कि डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। सिर्फ ये मोटिवेशन है कि मैं रियल स्टेट लाइसेंस ले लूँ, पैसे कमा लूँगा, नहीं। आप इवेंचुअली कमा लोगे, बट थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे। कनाडा में भी आके सक्सेसफुल हो जाओगे,
बट थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आज से ही आपने मस्टैंग ले ली। तो या डिसिप्लिन और पेशेंस। जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, कोई अभी तक की सबसे फनी या वियर्ड चीज़ किसी क्लाइंट ने आपसे पूछी है एज अ रियल्टर? वियर्ड फनी तो नहीं बोलूँगा, बट बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं अबाउट हाउस टाइप्स और ये सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। बट हाँ, मुझे फनी नहीं लगता, हंसी आती है ये सोच के कि हम कैसे क्वेश्चन पूछते थे। ओके। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम भी ऐसे पूछते थे। फिर मुझे हंसी आती है कि अपने ऊपर कि फर्स्ट टाइम होमवर हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते थे कि ये घड़ी लगी हुई है घर में, ये हमें मिल जाएगी। अब मैं सोचता हूँ यार कैसे हम इससे भी स्टूपिड क्वेश्चन पूछते थे। तो अब मुझे समझ आ गई नो क्वेश्चन इज स्टूपिड, एंड हमारे रियल्टर ने कैसे पेशेंटली हमें आंसर किया था, या फिर अंदर से कितना वो फ्रस्ट्रेट होते होंगे ये क्वेश्चन सोच के। तो ये है, होता रहता है, इसलिए मैंने बोला ना कि ये कभी बोरिंग हो ही नहीं सकती। एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट, उनका एजुकेशन लेवल ऑन रियल स्टेट इज़ डिफरेंट, तो एवरी डे इज़ डिफरेंट, एवरी कॉल इज़ डिफरेंट, एंड यू एंजॉय। कुछ ना कुछ। हाँ, अभी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। चलो सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम एंड द Thank you. प्लेस। Thank you so much for all the interesting questions. Thanks.